प्रिय मित्रों, पुनश्च हिंदी के माध्यम से त्रिलोचन शास्त्री के ऊपर कुछ बातें रखना चाहूँगा। शास्त्री जी हिंदी कविता की प्रगतिशील काव्यधारा के मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी नामक गांव में हुआ। अभावग्रस्तता, गरीबी, निर्धनता, बेकारी के बीच इनका जीवन आगे बढ़ा। त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह है। कालांतर में लाहौर से शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद लोगों के लिए सहज, सरल और सादगी से भरे हुए शास्त्री जी इतने महत्वपूर्ण लगने लगे कि उनके बीच शास्त्री के नाम से, त्रिलोचन शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका पूरा का पूरा जीवन बाजारवाद के खिलाफ रहा है। गांव से आते हैं, गंवई संवेदना, गंवई पीड़ा और गंवई यथार्थ को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शास्त्री जी शमशेर, नागार्जुन की परंपरा में आते हैं। इसलिए प्रगतिशील हिंदी कविता की जो त्रयी है, उस त्रयी में शास्त्री जी का नाम अग्रगण्य है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि त्रिलोचन जी ने ताउम्र पूंजीवादी व्यवस्था, ताउम्र वर्चस्व परकता, ताउम्र बाजारवाद का निषेध किया। इसलिए उनकी कविताओं में जनमानस, गांव का दबा कुचला व्यक्ति उनकी कविताओं का विषय बनता है। उनकी भाषा एक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर करने के कारण अंग्रेजी की विरासत से परिचित होती है, तो वहीं भारतीय चिंताधारा से, भारतीय सांस्कृतिक विरासत से संस्कृत के माध्यम से छन छन कर जनमानस तक पहुंचती है। यूं तो त्रिलोचन जी मार्क्सवाद के माध्यम से जनता का आख्यान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी कविताओं को राग के स्तर पर, सौंदर्य के स्तर पर, उसकी टेक्सचर, उसकी बुनावट के आधार पर अगर परखा जाए तो हम पाएंगे कि उनकी कविताओं में किसी भी विचार का बड़बोलापन नहीं है, बल्कि एक अपूर्व सादगी का निर्वाह दिखाई पड़ता है। हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी भाषाओं में त्रिलोचन जी सिद्धस्थ हैं। प्रभाकर, हंस, आज जैसे पत्र पत्रिकाओं में पत्रकारिता के द्वारा अपनी पत्रकार नवीसी का भी इन्होंने समय समय पर परिचय दिया। बनारस के सुप्रसिद्ध प्रकाशन ज्ञान मंडल से जुड़ने का इनको मौका मिला और शब्दकोश के माध्यम से शब्द के प्रति अपना आग्रह, अपनी मितव्ययिता, अपने रचनात्मक गुणधर्म को त्रिलोचन जी समय समय पर प्रस्तुत करते रहे। यूं तो एक कवि के तौर पर चर्चित हुए और उनके करीब 17 कविता संग्रह हैं, जिनमें सबसे पहला धरती 1945 ईस्वी में आया, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी में, दिगंत 1957 ईस्वी में, ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में, शब्द 1980 ईस्वी में, उस जनपद का कवि हूं 1981 ईस्वी, अरधान जो कि ग्रामीण परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना 1984 ईस्वी में, और यह शब्द किसके लिए, यह कृतित्व किसके लिए, जनता को समर्पित उनका संग्रह तुम्हें सौंपता हूं 1985 ईस्वी में, और तदुपरांत मेरा घर, चैती, अनकहनी भी कुछ कहनी है जैसे संग्रह आए। इस तरह हम पाएंगे त्रिलोचन को कविताई के द्वारा, शाब्दिक परंपरा के द्वारा, जनपदीय संशक्ति के द्वारा, जनपदीय विस्तार के द्वारा एक नया स्वर, एक नई पहचान मिली। उन्होंने मुक्तिबोध की कविताओं का संपादन किया और देश काल नाम से एक कहानी संग्रह भी
प्रकाशित किया। इस तरह हम पाएंगे कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी त्रिलोचन जी व्याकरणिक स्तर पर जहां एक तरफ हिंदी के शब्दकोश के निर्माण, उसके परिवर्धन एवं उसके विकास पर जोर देते हैं, वहीं हिंदी की जड़ों के प्रति अपना एक नवोन्मेषी स्वर प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा उनकी अंग्रेजी में हुई, स्नातकोत्तर अंग्रेजी से किया, इसलिए कहीं न कहीं पाश्चात्य परंपरा का, पाश्चात्य परिपाटी का भी प्रभाव उन पर पड़ा, लेकिन उस प्रभाव को बिल्कुल नूतन बनाकर, बिल्कुल मौलिक बनाकर, अपने रचना संदर्भों के द्वारा उसे जीवंत बनाकर त्रिलोचन शास्त्री जी ने हिंदी में सॉनेट की परंपरा शुरू की। उनके जो सॉनेट हैं, उन सॉनेट्स पर हम पाएंगे हिंदी के परंपरागत छंद रोला का प्रभाव है, या कह लें रोला छंद में उन्होंने सॉनेट लिखा। इस तरह उन्होंने चतुष्पदी के माध्यम से, सॉनेट्स के माध्यम से एक नई परंपरा जो थी तो पश्चिम की उपज, लेकिन उसको भारतीय जड़ों में इस तरह से पिरोया कि वो भारतीय हो गई। इतना सॉनेट पर पश्चिम में स्पेंसर और शेक्सपियर ने भी न लिखा जितना त्रिलोचन ने उसको भारतीय अर्थवत्ता, भारतीय रूप एवं भारतीय बनाकर प्रस्तुत किया। उनके रचनात्मक योगदान को ध्यान में रखते हुए हिंदी अकादमी ने 1989 और 90 में शलाका सम्मान से उन्हें सम्मानित किया, और उनके संग्रह ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी ने वर्ष 1982 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी पुरस्कार, हिंदी संस्थान सम्मान, सुलभ साहित्य अकादमी सम्मान से त्रिलोचन जी सम्मानित हुए। एक तरह से कहा जाए कि त्रिलोचन की कविता कहीं न कहीं गांव की कविता है, देहात की कविता है, भारतीय जड़ों की कविता है, लेकिन इस कविता में कहीं न कहीं गांव की विरासत, गांव की परंपरा को नए तरीके से देखने की कोशिश त्रिलोचन का भावुक मन करता है। शोषकों के प्रति चिंता, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना त्रिलोचन की कविता में यत्र तत्र दिखाई पड़ती है। मैं कृतज्ञ हूं, इस लिहाज से उनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जिसकी कुछ पंक्तियां उल्लेखित करना चाहूंगा। नहीं हूं किसी का भी प्रिय कवि मैं, जरा देर से ही मुझे यह ज्ञात हुआ। आज मैं कृतज्ञ हूं, जाने अनजाने हर किसी का, और यह हर किसी का व्यूह मुझे त्रासता नहीं है। एक एक को मैं अलगाता हूं, पास चला जाता हूं, कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं अपनी कहो। अपना जमाना और है, कोई किसी की नहीं सुनता, तो भी हर कोई हर किसी के पास खड़ा है, हर कोई अपना अधिवक्ता है। यहां पर हम पाएंगे त्रिलोचन ने कृतज्ञता व्यक्त की। त्रिलोचन किसी एक खास विचारधारा की परिधि में नहीं बनते, वो हर एक व्यक्ति के कवि हैं, जनमानस के कवि, भारतीय परंपरा, भारतीय मनीषा के कवि हैं। इसलिए उनकी कविताओं को नितांत व्यक्तिक होकर, नितांत परिसीमन कर उन कविताओं को नहीं देखना होगा, बल्कि त्रिलोचन की कविताओं का अक्स, उसका विस्तार बहुत घना है। भोरई केवट के घर कविता में त्रिलोचन का एक सलोना संसार दिखाई पड़ता है। एक गरीब, निराश्रित, पिछड़े व्यक्ति भोरई के बारे में लिखते हैं। भोरई केवट के घर मैं गया हुआ था बहुत दिन पर, बाहर से बहुत दिनों बाद गांव आया था। पहले का बसा गांव उजाड़ सा पाया था, उससे बहुत बहुत बातें हुई, शायद कोई बात छूट न सकी, इतनी बातें हुई। यहां भोरई केवट के माध्यम से त्रिलोचन शास्त्री जी गांव में जो नया चल रहा है, गांव में जो परंपराएं टूट रही हैं, गांव में आधुनिकता के प्रति जो आग्रह हो रहा है, और गांव का अपढ़ देहाती व्यक्ति जिस तरीके से रेल यातायात जैसी सुविधाओं से कटा हुआ है, उन तमाम चीजों को दिखाते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि गांव के सीधे सरल व्यक्ति के पास उसकी पूंजी है,
और यह पूंजी उसकी सरलता, उसकी सहजता ही है। तो ये त्रिलोचन की एक बड़ी विशिष्टता है कि त्रिलोचन सहजता और सरलता के कवि, जनपद के कवि, ग्रामीण चेतना के कवि, और इस ग्रामीण चेतना का प्रचार प्रसार करने के अर्थ में, इस ग्रामीण चेतना का चित्रांकन करने के अर्थ में त्रिलोचन जी ने उस देशजपन को, उस गंवई मिट्टी को, उस ग्रामीण धरोहर को आद्यंत अपनी कविताओं में परिपुष्ट किया है। इसलिए उनकी कविताएं बिल्कुल परिपक्व, बिल्कुल मितव्ययी कविताएं जान पड़ती हैं, जिनमें शिल्प के स्तर पर, भाषा के स्तर पर एक अभूतपूर्व विस्तार दिखाई पड़ता है। यह त्रिलोचन की सार्थकता है कि उन्होंने सोनेट्स के माध्यम से हिंदी कविता का उद्धार किया, हिंदी कविता को एक नए रूप, एक नई परिकल्पना, एक नए तेवर, एक नए टेक्सचर, एक नई बुनावट से रूबरू कराया। तो त्रिलोचन जी के संदर्भ में ये बिल्कुल महज परिचयात्मक कुछ बातें थीं। अगली कड़ी में त्रिलोचन की कविताओं के भाव संसार पर कुछ बात करेंगे। धन्यवाद।